गुड आफ्टरनून। हम लोग आज क्रिप्टो करेंसी के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी विगत वर्षों में विवादों में रही है। वर्चुअल करेंसी है, पढ़ेंगे हम लोग, समझेंगे क्या क्रिप्टो करेंसी का अर्थ क्या है, हम लोग समझेंगे किस तरीके से डीएलटी टेक्निक पर, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्निक पर यह काम करती है, इस बात को समझेंगे। डीएलटी टेक्निक का क्या यूज़ है, हम लोग इस बात की यहाँ पर चर्चा करेंगे। और क्रिप्टो करेंसी को लेकर के विवाद उठे हैं, विगत वर्षों में विवादित रही है। एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, आप जानते हैं एफएटीएफ के विषय में, जो धन शोधन, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कार्य करने वाली एक इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। एफएटीएफ ने इस पर बैन करने की रिकमेंडेशन की है, क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करने की रिकमेंडेशन की है। और भारत ने अभी हाल ही में इसको प्रतिबंधित करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया है। इसलिए यह हाल फिलहाल में, वर्तमान समय में चर्चा के केंद्र में अधिक है। हालांकि भारत सरकार का दृष्टिकोण सदैव से ही इसको प्रतिबंधित करने का रहा है। 2017 में जब पहली बार यह मुद्दा सरकार के सामने लाया गया तो सरकार ने साफ साफ मना कर दिया कि भारत में क्रिप्टो करेंसी को नहीं चलाया जा सकता, क्रिप्टो करेंसी को अनुमति नहीं दी जा सकती। आगे चल करके अनेक अवसरों पर भारत सरकार का दृष्टिकोण यही रहा, लेकिन भारत सरकार ने इधर क्रिप्टो करेंसी के यूज को लीगल नहीं माना, उचित नहीं माना, लेकिन दूसरी ओर भारत में क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग भी बढ़ता रहा, क्योंकि कोई कानूनी तरीके से प्रावधान इसे प्रतिबंधित करने के लिए नहीं किया गया। क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते हुए इस उपयोग को ध्यान में रखते हुए अब इसे प्रतिबंधित करने के लिए विधेयक बनाया गया है, और इसी विधेयक के कारण क्रिप्टो करेंसी चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। तो किन कारणों से विधेयक बनाया गया है, किन कारणों से क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जा रहा है, किन कारणों से इसका समर्थन भी किया जाता है कि क्रिप्टो करेंसी को प्रचलन में रहना चाहिए, किन कारणों से इसका विरोध किया जा रहा है, इन दोनों पक्षों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। क्या कंक्लूजन होना चाहिए हमारा, हम लोग उस कंक्लूजन तक भी पहुंचेंगे कि सरकार का यह कदम कितना उपयुक्त है या कितना उपयुक्त नहीं है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध को लेकर के विधेयक लाया गया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि यह पारित हो ही जाएगा और कानून बनेगा। कानून बनने के बाद क्रिप्टो करेंसी इस देश में बैन हो जाएगी। कुछ देशों ने बैन किया है, विश्व के कुछ देशों ने इसे परमिट किया है, सम रेगुलेटरी मेजर्स के अधीन, कुछ रेगुलेटरी मेजर्स के अधीन कुछ देशों ने इसे परमिट किया है, कुछ देशों ने इसकी अनुमति दी है। उन सारी बातों को भी हम लोग समझेंगे। तो औचित्य क्या है क्रिप्टो करेंसी का और क्यों इसे प्रतिबंधित किया जा रहा है, इन सारे पहलुओं की चर्चा करना हमारा यहाँ पर उद्देश्य होगा। गवर्नेंस के टॉपिक के लिए, शासन के टॉपिक के लिए क्रिप्टो करेंसी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ई गवर्नेंस शासन के सिलेबस में, गवर्नेंस के सिलेबस में ई गवर्नेंस का टॉपिक शामिल है। तो ई गवर्नेंस के अंतर्गत क्रिप्टो करेंसी कवर होती है। दूसरी बात, सिक्योरिटी के टॉपिक के अंतर्गत थर्ड पेपर में, आईएएस के एग्जाम के मेन एग्जामिनेशन में थर्ड पेपर में सिक्योरिटी का टॉपिक शामिल किया गया है। और इस सिक्योरिटी के अंतर्गत जब साइबर सिक्योरिटी की बात आती है, तो साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत क्रिप्टो करेंसी का टॉपिक कवर होता है। तो क्रिप्टो करेंसी सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, मेन एग्जामिनेशन के सेकंड पेपर और थर्ड पेपर में, दोनों पेपर में प्रश्न बनाने की क्षमता रखने वाला टॉपिक है। पॉलिटी में भी पूछा जाता है, क्योंकि पॉलिटी में जो नए विधेयक बनते हैं या नए कानून बनते हैं, नए विधेयक और नए कानून, चूंकि कानून बनाना संसद का कार्य है, इसलिए अगर कोई नया विधेयक पेश किया गया है या कोई नया कानून बनाया गया है, तो विधेयकों के प्रावधानों पर भी प्रश्न बनते हैं। विधेयकों के प्रावधान क्या हैं, वे कितने उपयोगी होंगे या उपयोगी नहीं होंगे, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं पॉलिटी के सेक्शन के अंतर्गत। या फिर संसद ने कोई कानून बनाया है तो उस कानून के रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं पॉलिटी के अंतर्गत। तो पॉलिटी के टॉपिक के लिए भी ये समान महत्व का है। पॉलिटी के लिए भी ये पॉलिटी, गवर्नेंस और सिक्योरिटी, पॉलिटी, गवर्नेंस और सिक्योरिटी, तीनों के लिए ये टॉपिक समान महत्व का टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद की जाती है कि इससे प्रश्न
आगामी वर्षों में अवश्य पूछे जाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग इस टॉपिक के विषय में हमें गहन समझ निर्मित कर लेनी चाहिए, गहन समझ का विकास कर लेना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत हम लोग क्रिप्टो करेंसी के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। तो कहाँ से ये मुद्दा चर्चा के केंद्र में आया, कैसे शुरुआत हुई, पहले उस घटनाक्रम को समझ लेते हैं। उस घटनाक्रम को समझने के बाद फिर कॉन्सेप्ट पर आते हैं, क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है, डीएलटी का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर उन कॉन्सेप्चुअल चर्चा करेंगे। तो भारत सरकार ने, हम लोग पहले इसके संदर्भ को समझ लेते हैं कि क्यों इसे लाया गया है, क्यों इसे प्रतिबंधित किया जा रहा है। भारत सरकार ने इसे सुरक्षा के लिए अत्यंत गंभीर खतरा माना है और यही कारण है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जा रहा है। ये एक वर्चुअल करेंसी है। वर्चुअल करेंसी लीगल टेंडर नहीं होती, अर्थात मान्य मुद्रा नहीं होती। लीगल टेंडर क्या है ये अभी हम लोग आगे कॉन्सेप्ट के रूप में पढ़ेंगे। अभी तो केवल पृष्ठभूमि की चर्चा कर रहे हैं कि क्यों ये विवादों के केंद्र में आया है। तो क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है, एक आभासी मुद्रा है, एक आभासी मुद्रा है। और आभासी मुद्रा या वर्चुअल करेंसी ये लीगल टेंडर नहीं होती, लीगल टेंडर नहीं होती, अर्थात ये मान्य मुद्रा नहीं होती। इसलिए सुरक्षा के खतरे को ध्यान में रखते हुए क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करने का समर्थन किया जाता रहा है। हमने बताया अभी 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने स्पष्ट मना कर दिया कि ये लीगल टेंडर नहीं है, ये मान्य मुद्रा नहीं है, इसलिए इसका प्रचलन भारत में नहीं हो सकता। 2018-19 के बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने यह स्पष्ट घोषणा कर दी कि हम वर्चुअल करेंसी को, किसी भी वर्चुअल करेंसी को अर्थात क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने नहीं जा रहे हैं। भारत में ऐसी करेंसी मान्य नहीं होगी। लेकिन फिर भी देश का एक वर्ग क्रिप्टो करेंसी के फेवर में रहा, क्रिप्टो करेंसी के पक्ष में रहा। इसलिए सरकार ने इस क्रिप्टो करेंसी पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनाई। 2017 में सरकार ने एक कमेटी बनाई, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई और इस कमेटी में जो चेयरमैन थे वो इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी को चेयरमैन बनाया गया। जो मेंबर्स थे, इसमें जो सदस्य शामिल किए गए, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी को मेंबर बनाया गया। सेबी के चेयरमैन को, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आप जानते हैं भारत का प्रतिभूति विनियामक बोर्ड है, सेबी के चेयरमैन को इसका मेंबर बनाया गया और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर को इसका मेंबर बनाया गया। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर को इसका मेंबर बनाया गया। ये 2017 में एक कमेटी बनाई गई, एक समिति बनाई गई और इस समिति का उद्देश्य था कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में वह अपनी रिपोर्ट दे। ये इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसे गठित की थी और इस कमेटी ने 2019 में अपनी रिपोर्ट दे दी। इस रिपोर्ट को आधार मानते हुए सरकार ने अब एक विधेयक पेश किया। तो कमेटी ने क्या कहा अपनी बातों में, हम लोग पहले कमेटी की रिपोर्ट को संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं, फिर आते हैं सरकार के कदम को। कमेटी ने कहा, पहली बात कि जितनी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं, जितनी भी निजी क्षेत्र में चलने वाली प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनको प्रतिबंध लगाया जाए, उनको बैन कर दिया जाए। क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज जितनी भी चलाई जा रही हैं, उनका ओनर कोई भी निजी व्यक्ति होगा।
कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, कोई भी चला सकता है क्रिप्टो करेंसी। तो ये सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं जो मार्केट में आज अवेलेबल हैं। एक अनुमान के अनुसार 8,400 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी के टाइप पूरे विश्व में हैं। हालांकि कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन में 2000 प्रकार की क्रिप्टो करेंसीज का जिक्र किया है जब उसने जुलाई 2019 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो जुलाई 2019 में जब इसने अपनी रिपोर्ट दी तो इसने बताया कि 2000 प्रकार की क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में प्रचलन में है, जिसमें जो सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है आप जानते हैं बिटकॉइन। बिटकॉइन सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है, सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी रही है, आपने नाम सुना होगा, जानते हैं। तो इसने कहा कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं 2000 से अधिक प्रकार की क्रिप्टो करेंसीज को इसने आइडेंटिफाई किया विश्व में, और इसने कहा कि सभी प्रकार की क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया जाए, प्रतिबंधित कर दिया जाए। इसने ये देखा कि क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग दो तरीके से किया जा रहा है, दो दो तरीके का यूज है क्रिप्टो करेंसी का। सीसी हमने लिखा क्रिप्टो करेंसी, शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया। तो जो प्राइवेट सीसी हैं यानी क्रिप्टो करेंसीज हैं, इन क्रिप्टो करेंसीज से दो तरीके से धन बनाए जाते हैं या दो तरीके से इनका उपयोग किया जाता है। टू वेज हैं, दो रास्ते हैं। एक तो कॉइन ऑफरिंग के जरिए, कॉइन ऑफरिंग के जरिए अर्थात डिजिटल टोकन इशू किया जाता है। इसका मतलब हुआ डिजिटल टोकन इशू किया जाता है दूसरी करेंसी के एवज में, दूसरी करेंसी देने के एवज में, दूसरी करेंसी देने के प्रतिफल में डिजिटल टोकन इशू किया जाता है, डिजिटल टोकन इशू किया जाता है और वो कॉइन कहलाता है, कॉइन कहलाता है। एक तरीका तो ये है पैसे कमाने का। दूसरा तरीका है या इसके उपयोग का, दूसरा तरीका है पेमेंट के साधन के रूप में, पेमेंट के साधन के रूप में, कि पेमेंट के साधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता रहा है। जहां इसको मान्यता दी गई है, जहां मान्यता दी गई है वहां इसके जरिए पेमेंट किया जा सकता है। तो इन दो रूपों में, इन दो तरीकों से इस क्रिप्टो करेंसी का यूज होता रहा है। इस रिपोर्ट ने, इस रिपोर्ट में इन दोनों तरीकों के प्रयोग को प्रतिबंधित करने की बात कही गई है कि दोनों प्रकार के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। लेकिन लेकिन रिपोर्ट ने यह कहा, रिपोर्ट ने यह कहा कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है, ये क्रिप्टो करेंसी डीएलटी टेक्निक पर काम करती है। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है अभी समझते हैं इसको। लेजर थोड़ा टेक्निकल डिस्कशन है लेकिन समझना चाहिए आपको आपके एग्जाम के लिए। ये डीएलटी तकनीक पर काम करती है। ये तकनीक है डीएलटी, डीएलटी एक तकनीक है और यह क्रिप्टो करेंसी इसी तकनीक पर काम करती है, यानी डीएलटी पर काम करती है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्निक पर काम करती है। कमेटी ने कहा कि डीएलटी को मान्यता दी जानी चाहिए, इसको वैध माना जाना चाहिए, क्योंकि ये तो तकनीक है, ये तो तकनीक है। तो इस तकनीक को मान्यता दी जानी चाहिए, इस पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। तकनीक मान्य रहेगी लेकिन क्रिप्टो करेंसी पर बैन हो जाना चाहिए। जो इस तकनीक का प्रयोग करके करेंसी के रूप में प्रयोग की जा रही है उस पर बैन हो जाना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्निक यानी डीएलटी को मान्यता देने की बात कही इस कमेटी ने, और कमेटी ने क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की बात कही। क्यों कहा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्निक को यूज करने की बात? क्योंकि कमेटी ने कहा कि इसका उपयोग फाइनेंशियल सर्विसेज में हम कर सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज में इस टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं, रिसर्च के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं, इसका उपयोग हम डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं, तो आरडी के लिए, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है क्योंकि ये सेफ तकनीक है।
स्पीड अच्छी है, सेफ है, किसी भी प्रकार के फ्रॉड आदि से बचा जा सकता है, पीयर टू पीयर बेहतर कनेक्टिविटी के साथ ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इस तकनीक को कमेटी ने मान्यता दी है कि ये तकनीक बनी रहनी चाहिए, इस तकनीक को मान्यता दिया जा सकता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं दी जाएगी। सरकार ने इसकी रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, सरकार ने रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करते हुए एक विधेयक तैयार किया जिसे द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 लेटेस्ट है, ये 2021 का विधेयक तैयार किया गया। तो सरकार ने द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 का निर्माण किया है। और अब ये बिल अभी पारित नहीं हुआ है, अभी ये विधेयक है, अभी ये बिल है। जब पारित हो जाएगा तो एक्ट बन जाएगा और पारित हो जाएगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, ये पारित हो जाएगा। तो हालांकि इस तरीके का अनुमान लगाना गलत बात है डेमोक्रेसी में, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबकी सहमति चलती है, लेकिन फिर भी विषय की प्रकृति ऐसी है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह सहजता से पारित हो जाना चाहिए, और पारित हो जाएगा तो यह कानून का रूप धारण कर लेगा। लेकिन फिलहाल अगर यह पारित नहीं होता है तब तक तो विधेयक के रूप में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर यह पारित हो जाता है तो एक्ट के रूप में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्री और मेन दोनों के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, और मेन एग्जामिनेशन के लिए विशेष रूप से इम्पॉर्टेंट है, पॉलिटिक गवर्नेंस और सिक्योरिटी के लिए। तो क्या है इस विधेयक के प्रावधान? विधेयक के प्रावधानों को हम लोग समझें, उसके औचित्य को समझें, निष्कर्ष तक पहुंचे, उससे पहले हम लोग अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी डीएलटी है क्या, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को बैन करना है और डीएलटी को मान्यता देनी है, डीएलटी को लागू करना है। तो दोनों बातों को हमें समझना होगा कि दोनों चीजें हैं क्या, दोनों के बीच अंतर क्या है। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आते हैं हम लोग क्रिप्टो करेंसी के कॉन्सेप्ट पर कि क्रिप्टो करेंसी कहते किसे हैं। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है, यह एक वर्चुअल करेंसी है, आभासी मुद्रा है, यह एक आभासी मुद्रा है। कैसी आभासी मुद्रा है? आभासी मुद्रा बहुत तरीके की हो सकती है। यह कैसी आभासी मुद्रा है, कैसी वर्चुअल करेंसी है? यह एक ऐसी आभासी मुद्रा है जो डिसेंट्रलाइज्ड है, जो डिसेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रलाइज्ड नहीं है, जो सेंट्रलाइज्ड नहीं है, जो केंद्रीकृत नहीं है, बल्कि विकेंद्रित स्वरूप में विकसित की जाती है। क्या होता है इसका अर्थ अभी बताते हैं, इन सारे शब्दों का अर्थ अभी बताते हैं आपको, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर अर्थ बताते हैं। यह एक वर्चुअल करेंसी है, क्या मतलब होता है वर्चुअल करेंसी का अभी बताएंगे। ऐसी वर्चुअल करेंसी है जो डिसेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रलाइज्ड नहीं है, इसका अर्थ क्या होता है ये भी आपको अभी बताएंगे। ये डिसेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रलाइज्ड नहीं है, विकेंद्रित है, केंद्रित नहीं होती है, और और क्रिप्टोग्राफिक इनक्रिप्शन टेक्निक से इनक्रिप्टेड होती है, प्रोटेक्टेड होती है। प्रोटेक्टेड बाय लिख सकते हैं, प्रोटेक्टेड बाय क्रिप्टोग्राफिक इनक्रिप्शन टेक्निक।
तो क्रिप्टो करेंसी को परिभाषित करने में हम इन 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं। 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब कैसे परिभाषित करेंगे? क्रिप्टो करेंसी ऐसी वर्चुअल करेंसी है, ऐसी आभासी मुद्रा है जो विकेंद्रित स्वरूप में विद्यमान होती है, डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में विद्यमान होती है और क्रिप्टोग्राफिक इंक्रिप्शन टेक्निक से संरक्षित होती है, प्रोटेक्टेड होती है। क्रिप्टोग्राफिक इंक्रिप्शन टेक्निक से प्रोटेक्टेड होती है। ऐसी मुद्रा को, ऐसी करेंसी को क्रिप्टो करेंसी के नाम से जाना जाता है। अब इन सब के अर्थ क्या है, क्योंकि सारे टेक्निकल टर्म्स हैं यहाँ पर, तो इन सब के अर्थ को भी अलग अलग समझेंगे हम लोग। जैसे बिटकॉइन एग्जाम्पल के रूप में, बिटकॉइन सबसे पॉपुलर है और भी बहुत सारे हैं। 2000 से अधिक प्रकारों की पहचान तो केवल कमेटी ने की है। बाकी और भी जो प्राइवेट रिपोर्ट हैं वो कहती हैं कि 8,400 से ज़्यादा 8,400 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज प्रचलन में है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई भी चला सकता है। तो कहीं कहीं कोई सेंट्रल डेटा नहीं है इसका, कहीं कोई सेंट्रल डेटा नहीं है इसका कि कौन चला रहा है, फंडिंग कहाँ से आ रही है, कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन रेगुलेशन कर रहा है, पेमेंट की श्योरिटी है या नहीं है, कुछ भी श्योर नहीं है, कुछ भी श्योर नहीं है। सब कुछ पर्दे के पीछे है, कुछ भी सामने नहीं है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। ऐसी अनक्लियर मुद्रा को क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, क्योंकि मुद्रा के प्रचलन में क्लैरिटी होती है, क्लैरिटी होती है। जैसे 1,000 रुपए की नोट बंद हुई, 2,000 रुपए की नोट चली, 500 रुपए की नोट चली, तमाम बातें आप जानते हैं। तो नोट बंद हुई, नोट चली, आपके पास नोट का प्रमाण आपके पास होता है। जो नोट बंद हुई उसकी भी कीमत है, आपने ले जाकर बैंक में जमा कर दिया और उसकी वैल्यू आपके पास बैंक में सेव हो गई। कोई भी बैंक उसको मना नहीं कर सकता था कि आप लेकर आए हैं तो हम उस टाइम पीरियड में उसे लेंगे नहीं। तो बैंक से एक गारंटी है, एक गारंटी है कि उसका भुगतान होगा, वो पेएबल है, उसकी अपनी वैल्यू है, उसका अपना निश्चित भुगतान होगा। अगर भुगतान नहीं हो रहा है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, आपकी कंप्लेन सुनी जाएगी, आपकी शिकायत का समाधान होगा। आपको ये पता है कि जो मुद्रा जारी हो रही है, जो करेंसी जारी हो रही है, उसको आरबीआई कंट्रोल कर रहा है, आरबीआई इशू कर रहा है, आरबीआई रेगुलेट कर रहा है। तो आरबीआई के माध्यम से रेगुलेशन है, ये जानकारी हमारे पास है। तो ऐसी दशा में जो मुद्रा है, मुद्रा किसी देश की केंद्रीय एजेंसी के द्वारा रेगुलेट की जाती है, क्योंकि अगर केंद्रीय एजेंसी का रेगुलेशन नहीं होगा तो वह मुद्रा उस देश में आर्थिक अस्थिरता का कारण बन सकती है, उस देश में मुद्रास्फीति का, गंभीर मुद्रास्फीति का कारण बन सकती है, उस देश की अर्थव्यवस्था नष्ट हो सकती है। तो ऐसी दशा में मुद्रा का केंद्रीय एजेंसी के द्वारा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा, एक केंद्रीय सरकारी एजेंसी के द्वारा उसका रेगुलेशन अनिवार्य है, ये जरूरी है। तो क्रिप्टो करेंसी ऐसी मुद्रा नहीं है, ऐसी मुद्रा नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का कोई भी सेंट्रल रेगुलेशन नहीं है, कोई भी ऐसी केंद्रीय एजेंसी नहीं है जो क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करती हो। कोई भी सेंट्रल एजेंसी क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट नहीं करती। किसी भी सरकारी संस्था के द्वारा क्रिप्टो करेंसी जारी नहीं किया जाता। इस क्रिप्टो करेंसी को कोई भी केंद्रीय बैंक कंट्रोल नहीं करता। अगर क्रिप्टो करेंसी के साथ कोई गड़बड़ हो गई, आपको लगा कि आपने क्रिप्टो करेंसी यूज किया और आपका पेमेंट नहीं हुआ, आपने पेमेंट किया, पेमेंट नहीं हुआ, तो कोई सुनवाई नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। गलत ट्रांजैक्शन हो गया, गलत पेमेंट हो गया, तो अगर आपने पेमेंट किया गलत हो गया तो गया, वो समझ लीजिए चोरी हो गया, समझ लीजिए गिर गया, क्योंकि उस पर कोई सुनवाई नहीं होनी है। तो एक तरीके से कहें तो ये बड़ी आर्बिट्रेरी तरीके की करेंसी है, बड़े मनमाने तरीके से चलने वाली करेंसी है। कौन चला रहा है, किसका पैसा लगा है, कौन कंट्रोल कर रहा है,
असल में रेगुलेशन किसके हाथों में है, कुछ पता ही नहीं है कि कोई आतंकी रेगुलेट कर रहा है या कोई संगठित आपराधिक गिरोह, डी कंपनी या कोई भी अन्य संगठित आपराधिक गिरोह इसको कंट्रोल कर रहा है या कोई भी उग्रवादी संगठन इसको कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। कोई जानकारी नहीं होती, कोई जानकारी नहीं होती। ऐसी करेंसी, इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड, इसको कहते हैं विकेंद्रित। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म की करेंसी है। डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म का करेंसी का मतलब हो गया कि कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती, पहली बात, कोई भी केंद्रीय इकाई कंट्रोल नहीं करती, उसके पास किसी भी डेटा ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था नहीं होती। मल्टीपल नेटवर्क के जरिए, मल्टीपल नेटवर्क के जरिए ये ट्रांजैक्शन होता है, मल्टीपल नेटवर्क के जरिए ट्रांजैक्शन होता है, मल्टीपल कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है, मल्टीपल कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है, मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर के माध्यम से डेटा ट्रांसफर होता है। और इस प्रकार के जो मल्टीपल सोर्सेज वाली बात है, इसको हम डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म कहते हैं। तो पहले विकेंद्रित हमने बता दिया। अब आते हैं वर्चुअल करेंसी पर। ये डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। जैसे आरबीआई है हमारे यहाँ, अगर कोई बैंक में पैसा नहीं ले रहा है, आपने सिक्का दिया, बैंक वाले नहीं लेते हैं, नॉर्मली मना कर देते हैं, बहुत तंग करते हैं। तो अगर बैंक वालों ने पैसा नहीं लिया तो आप आरबीआई को कंप्लेन कर सकते हैं, भाई देखो ये ले नहीं रहे हैं, लीगल टेंडर है ये, लेकिन ये लेने से मना कर रहा है, तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। आरबीआई उसे रेगुलेट करता है, आपकी सुनवाई होगी। ऐसी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई भी चला सकता है, आप भी चला सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ करेंसी है। तो क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ वर्चुअल करेंसी है। डिसेंट्रलाइज्ड आभासी मुद्रा का विकेंद्रित प्रकार है। आभासी मुद्रा का विकेंद्रित प्रकार है। तो विकेंद्रित प्रकार क्या है वो मैंने आपको समझाया। विकेंद्रित प्रकार का मतलब है कि कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा रेगुलेशन नहीं होगा। अब आते हैं, आपको वर्चुअल करेंसी के बारे में समझाते हैं कि वर्चुअल करेंसी है, इसका मतलब क्या हुआ। आभासी मुद्रा है, इसका मतलब क्या हुआ। तो आभासी मुद्रा का मतलब हुआ, वर्चुअल करेंसी का मतलब हुआ, वर्चुअल करेंसी का मतलब हुआ कि ये डिजिटली ट्रांसफरेबल है, ये डिजिटली ट्रेडेबल है, ये एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये डिजिटली ट्रांसफरेबल है, ये डिजिटली यूज की जाएगी, डिजिटली मींस ऑफ एक्सचेंज के रूप में उपयोग में लाई जाएगी। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि आप इसको ऐसे समझें सरल शब्दों में, ये डिजिटल लेन देन का साधन है। वर्चुअल करेंसी का मतलब है डिजिटल लेन देन का साधन है। इसका मतलब है इसकी कीमत डिजिटली तय होगी, डिजिटली इसकी कीमत तय होगी। इसको स्टोर भी किया जा सकता है, जैसे आप बैंक में पैसा रखते हैं, वॉलेट में पैसा रखते हैं, डिजिटल वॉलेट में पैसा रखते हैं, इसलिए इसको भी उसी तरीके से स्टोर किया जा सकता है और बाद में उपयोग में भी किया जा सकता है। तो तुरंत भी यूज किया जा सकता है। ट्रांस कोई चीज आपने खरीदी और उस खरीदने के एवज में आपने वर्चुअल करेंसी दे दी, अगर मान्य है तो। जैसे बिटकॉइन अगर कहीं मान्य है तो आपने लिया और बिटकॉइन दे दिया, या फिर आपके वॉलेट में बिटकॉइन स्टोर है तो आपने बिटकॉइन का यूज कर लिया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह डिजिटल लेन देन लीगल टेंडर नहीं होता, ये लीगल टेंडर नहीं होता। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, लीगल टेंडर नहीं होता। ये शब्द याद आ रहा है, लीगल टेंडर। जब रात को 8 बजे प्रधानमंत्री जी ने संबोधन किया था, तो प्रधानमंत्री जी ने संबोधन करके कुछ कहा था कि कुछ मुद्रा ऐसी है जो आज से लीगल टेंडर नहीं रह जाएगी।
ठीक है, ये शब्द याद आ रहे हैं। उसी के बाद विमुद्रीकरण शुरू हुआ, नोटबंदी शुरू हुई। तो ये लीगल टेंडर नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कानूनी रूप से ये कानूनी रूप से मान्य मुद्रा नहीं होती। वर्चुअल करेंसी वर्चुअल करेंसी लीगल टेंडर नहीं होता। वर्चुअल करेंसी लीगल टेंडर नहीं होता। ये कानूनी रूप से मान्य मुद्रा नहीं होती। कानूनी रूप से मान्य मुद्रा नहीं होती। तो लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है जो हमने यहां पर लिखा? लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है जो लिखा हमने? एक एक शब्द को समझ लेंगे जिससे कि कंफ्यूजन न रह जाए कोई भी। लीगल टेंडर, लीगल टेंडर क्या होता है? किसी भी देश की करेंसी को, नेशनल करेंसी को, जो नेशनल करेंसी है, उस नेशनल करेंसी को लीगल टेंडर कहते हैं। हालांकि ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। लीगल टेंडर का मतलब होता है, लीगल टेंडर का अर्थ होता है कि कोई भी चीज जो कानून के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड की गई हो, जिसको कानून के द्वारा मान्यता दी गई हो, किस पर्पस के लिए? मोड ऑफ एक्सचेंज के रूप में, मोड ऑफ एक्सचेंज के रूप में, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के रूप में, सरल शब्दों में कहें तो लेन देन के साधन के रूप में, लेन देन के साधन के रूप में, लेन देन के लेन देन के साधन के रूप में, लेन देन के साधन के रूप में कानूनी रूप से, कानूनी रूप से मान्य कोई भी चीज, कानूनी रूप से मान्य कोई प्रावधान, कोई भी प्रावधान या कोई भी चीज, तो कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा प्रावधान जिसको लेन देन के साधन के रूप में कानूनी मान्यता दी गई, वो लीगल टेंडर कहलाता है। ये हमेशा गारंटीड होता है क्योंकि लीगली है, लीगली इन्फोर्सेबल है, कानून का बल है इसके पास, कानून का बल है इसके पास, इसलिए केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में काम करता है, सरकार के नियंत्रण में काम करता है, और जितनी भी पार्टीज लीगल टेंडर यूज कर सकती हैं या करती हैं, उनके लिए ये बाइंडिंग फोर्स रखता है, उनके लिए ये बाध्यकारी होता है। तो इसमें बाध्यकारिता का बल पाया जाता है, बाध्यकारिता का बल पाया जाता है। जो भी पार्टीज इन्वॉल्व होंगी लीगल टेंडर में, लेने देने में, जैसे हमने 100 रुपए दिए, आपने 100 रुपए किसी को दिए, आपने 1000 रुपए किसी को दिए, तो वो 1000 रुपए के लिए वो बाध्य है, वो 1000 रुपए के लिए बाध्य है उसको उपयोग करने के लिए जिस तरीके से आपने दिया है, या आप उससे 1000 रुपए लेने के लिए बाध्य हैं अगर इस बात का प्रूफ है कि आपने 1000 रुपए दिया है। तो इस तरीके से ये बाध्यता का बल रखता है, लीगल टेंडर में बाध्यता का बल होता है। और सभी देशों ने अपने यहाँ एक केंद्रीय बैंक के माध्यम से, सेंट्रल बैंक के माध्यम से लीगल टेंडर को रेगुलेट करने की व्यवस्था बना रखी है, लीगल टेंडर को रेगुलेट करने की व्यवस्था बना रखी है। तो लेन देन के साधन के रूप में कानूनी रूप से मान्य किसी भी प्रावधान को लीगल टेंडर कहते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल इसका नेशनल करेंसी होता है, किसी भी देश की मुद्रा लीगल टेंडर कहलाती है। इसीलिए जब 1000 रुपए की नोट बंद की गई थी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आज से 8 बजे के बाद से 1000 रुपए की जो नोट है वो लीगल टेंडर नहीं रह जाएगी। उन्होंने यही घोषणा की, उन्होंने नोटबंदी शब्द का उपयोग नहीं किया था, या डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण शब्द का उपयोग नहीं किया था। उन्होंने कहा था लीगल टेंडर नहीं रह जाएगा, जिसको हम लोगों ने कहा कि नोटबंदी लागू हो गई या विमुद्रीकरण लागू हो गई। इसका मतलब यह है कि वह कानूनी रूप से मान्य मुद्रा नहीं रह गई थी। तो ये अर्थ आप समझ गए होंगे। अब दूसरी बात, हमने डिसेंट्रलाइज्ड की बात की थी, डिसेंट्रलाइज्ड की बात की थी, विकेंद्रित की बात की थी कि विकेंद्रित का मतलब क्या होता है। अभी तो परिभाषा ही समझ रहे हैं, परिभाषा के घटकों को, एलिमेंट्स को समझ रहे हैं, परिभाषा की, क्रिप्टो करेंसी की परिभाषा के तत्वों को समझ रहे हैं। विकेंद्रित का मतलब हमने बताया कि किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा, किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा रेगुलेशन नहीं होगा, किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा रेगुलेशन नहीं होगा, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी इसे रेगुलेट नहीं करेगी।
कोई भी इसे चला सकता है, कोई भी इसे यूज कर सकता है। ये डेटा फॉर्म में कहीं भी यूटिलाइज हो सकती है, इसको यूज किया जा सकता है, इसको ट्रांसफर किया जा सकता है और मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिए थ्रू इंडिपेंडेंट कंप्यूटर। तो कंप्यूटरों के माध्यम से, कंप्यूटरों के नेटवर्क के माध्यम से मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क तक इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो यानी सेंट्रलाइज्ड यूज नहीं होगा, सेंट्रलाइज्ड यूज नहीं होता, कहीं सेंट्रल डेटा स्टोर नहीं होता, सेंट्रल डेटा स्टोर नहीं होता, कोई भी ट्रांजैक्शन का, किसी भी ट्रांजैक्शन का सेंट्रल रिकॉर्ड नहीं होता, किसी भी ट्रांजैक्शन का सेंट्रल रिकॉर्ड नहीं होता, सब कुछ डिजिटली और डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से, विकेंद्रित तरीके से मैनेज होता है। इसका मतलब यह है कि मल्टीपल चैनल से ये कंट्रोल होगा, या इसको डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं इस तकनीक की भाषा में। तो मल्टीपल चैनल या मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के बीच ये रन करेगा, वहीं लोकली स्टोर होगा, वहीं लोकली यूज होगा, वहीं लोकली यूज होगा। ये जो मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के माध्यम से, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के माध्यम से काम करने की तकनीक है, वो डीएलटी के नाम से जानी जाती है। तो हमने आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल मुद्रा है, आभासी मुद्रा है। इसका मतलब है डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए यूज होगी और लीगल टेंडर नहीं होगी, कानूनी रूप से मान्य मुद्रा नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म है, आभासी मुद्रा है, विकेंद्रित मुद्रा है। इसका मतलब है कि किसी भी सेंट्रल एजेंसी के द्वारा इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, इसके ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा, जिन मल्टीपल चैनल के माध्यम से ये गुजरेगा वहीं पर उसका रिकॉर्ड मेंटेन होगा। और तीसरी बात जो परिभाषा में थी, प्रोटेक्टेड बाय क्रिप्टोग्राफिक इंक्रिप्शन टेक्निक, ये क्रिप्टोग्राफिक इंक्रिप्शन टेक्निक से प्रोटेक्टेड होती है, ये क्रिप्टोग्राफिक इंक्रिप्शन टेक्निक से प्रोटेक्टेड होती है। इसका मतलब ये है कि आप जानते हैं कि जब भी हम डिजिटल डेटा यूज करते हैं, कोई भी कंप्यूटर यूज करते हैं या इंटरनेट यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो डेटा है वो डिजिटल फॉर्म में है। सरल शब्दों में समझें, हमारा डेटा डिजिटल फॉर्म में है। तो हमने कुछ भी लिखा यहाँ पे, जैसे हमने मान लीजिए ये शब्द लिखे, क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी, आभासी मुद्रा, डिसेंट्रलाइज्ड, हमने ये सब कुछ लिखा। अब ये डिजिटली कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये डिजिटली कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कुछ कूटों में, कोड में, कुछ कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्गोरिथम की मदद लेकर के, एल्गोरिथम की सहायता लेकर के, एल्गोरिथम की मदद से ये कुछ कूट में, कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इनक्रिप्टेड हो जाएगा, इनक्रिप्टेड हो जाएगा, कूटबद्ध हो जाएगा, कूटबद्ध हो जाएगा। तो जब कूटबद्ध हो जाएगा, इनक्रिप्टेड हो जाएगा, तो जिस फॉर्म में हमने डेटा भेजा उस फॉर्म में ट्रांसफर नहीं करेगा, ट्रांसफर करेगा इनक्रिप्टेड फॉर्म में, इनक्रिप्टेड फॉर्म में, कूटबद्ध रूप में सिस्टम के बीच ट्रांसफर होगा इनक्रिप्टेड फॉर्म में। और जब रिसीवर इसे रिसीव करेगा, जब रिसीवर इसे रिसीव करेगा तो वो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में बदल जाएगा, यानी वो जो कूटबद्ध किया गया है वो उसका कोड ओपन हो जाएगा और जिस रूप में हमने डेटा आपको भेजा है उस रूप में आपको मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ जो लिख रहे हैं, जो आपको स्क्रीन दिख रही है, ये इसी फॉर्म में ट्रांसफर नहीं हो रही है। जो इसके ट्रांसफर के बीच का क्रम है, अगर उसको कहीं आइडेंटिफाई किया जाए, तो अगर उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा तो वो इनक्रिप्टेड होगा, वो इनक्रिप्टेड होगा, वो इस फॉर्म में नहीं होगा। ये आप रिसीव कर रहे हैं, आपको ये रिसीव होने के लिए आपको इस रूप में दिख रहा है जिस रूप में हम डेटा सेंड कर रहे हैं। तो हम जब डेटा सेंड कर रहे हैं आपको, तो ये इनक्रिप्टेड हो रहा है प्रोसेसिंग में, इनक्रिप्टेड होकर जब आप रिसीव कर रहे हैं तो ये उसी फॉर्म में आपको उपलब्ध करा दे रहा है जिस फॉर्म में हमने भेजा है। इसी तरीके से डिजिटल ट्रांजैक्शन किए जाते हैं,
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किए जाते हैं और वे सेफ माने जाते हैं। सेफ इसलिए माने जाते हैं क्योंकि सारा ट्रांजैक्शन इनक्रिप्टेड हो जाता है। आपका अकाउंट नंबर, आपका नाम, आपका अमाउंट, आपके बैंक की डिटेल, वो सब इनक्रिप्टेड हो जाती है, कूटबद्ध हो जाती है, तो वह फिर दूसरों के लिए आइडेंटिफाई नहीं हो पाती। फिर हैकर क्या करता है, जो हैक हो जाता है, हम कहते हैं अकाउंट हैक कर लिया गया, चोरी हो गया। हैकर क्या करता है, इसी इनक्रिप्शन को पकड़ता है, कैच करता है और उस इनक्रिप्शन को ओपन करता है, उसको पढ़ने की कोशिश करता है। आप इसको सरल शब्दों में वैसे समझिए जैसे आतंकियों के बीच बात होती है तो कोड में होती है ना, कि हैदराबाद से 5 किलो मूंगफली खरीद के लानी है। अब कोड में बात हो गई। अब हैदराबाद का मतलब दिल्ली हो सकता है, 5 किलो का मतलब 50 हो सकता है, मूंगफली का मतलब डायनाम कुछ भी विस्फोट हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरीके से आप इसको ऐसे समझिए कि कूटबद्ध हो गया और कोडिंग हो गई। अब जब हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इसको पकड़ती हैं मैसेज कि अच्छा हैदराबाद से 5 किलो मूंगफली खरीद के लाना है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, अब कोड करो। तो साइफर होते हैं इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, जो साइफर का काम ही यही होता है कि मैसेज को कूट करके भेजना है और जो मैसेज आए हैं उनको डिकोड करना है, कोडिंग करना है, डिकोडिंग करना है, यही इनका काम होता है। तो अब ये इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि ये किस ग्रुप के द्वारा भेजा गया मैसेज है। अलग अलग ग्रुप शब्दों का अलग अलग रेफरेंस में प्रयोग करते हैं, तो उसके द्वारा किस रेफरेंस में प्रयोग किया गया होगा। तब फिर हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि अच्छा दिल्ली में बम विस्फोट की योजना बनाई गई है। ऐसी खबरें आप समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, तो कैसे पता चलता है? एक ये तरीका है, दूसरा तो खबरी नेटवर्क है, मुखबिर वाला नेटवर्क है, और एक नेटवर्क ये है जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन देता है। तो आप इसको ऐसे ही समझिए कि प्रोटेक्टेड बाय क्रिप्टोग्राफिक इंक्रिप्शन टेक्निक है, कूटबद्ध की जाती है, एल्गोरिथम टेक्निक का यूज करके कूटबद्ध करते हैं और इनक्रिप्ट करते हैं, और उस इनक्रिप्शन टेक्निक के माध्यम से प्रोटेक्टेड होती है, इसलिए सेफेस्ट टेक्नोलॉजी मानी जाती है। तो क्रिप्टो करेंसी का अर्थ मुझे लगता है आपको समझ में आया कि एक विकेंद्रित आभासी मुद्रा है जो क्रिप्टोग्राफिक इनक्रिप्शन तकनीक से संरक्षित होती है, जो क्रिप्टोग्राफिक इनक्रिप्शन तकनीक से संरक्षित होती है। तो अगर इंटरव्यू में पूछा जाए क्रिप्टो करेंसी का अर्थ क्या है बताइए, तो आप ये बता सकते हैं या लिखने में आप इस भाषा का उपयोग कर सकते हैं। अब देखें, जो डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टोग्राफिक इनक्रिप्शन तकनीक है उसको डीएलटी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्निक कहते हैं। नए शब्द को समझते, परिभाषा तो समझ गए अब आप। हमने बताया कि क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया गया। जब हमने शुरू में भूमिका बनाई, हमने कहा क्रिप्टो करेंसी को बैन करने का निर्णय लिया गया। अभी किया नहीं, किया, बैन करने का निर्णय लिया गया। लेकिन डीएलटी तकनीक, डीएलटी को, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्निक को, जो डीएलटी है उसको मान्यता देने का प्रावधान विधेयक करेगा। विधेयक कर रहा है, कानून करेगा। तो अब डीएलटी क्या है, डीएलटी भी समझना जरूरी है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्निक को भी समझना जरूरी है। तो डीएलटी को थोड़ा आगे समझते हैं। अब आते हैं, थोड़ा सा आसान बनाते हैं आपके अध्ययन को, क्योंकि डीएलटी फिर तकनीक है, तकनीक में उलझेंगे तो फिर थोड़ा सा उलझाव हो जाएगा, तो थोड़ा सा अध्ययन को और सरल बनाते हैं, तकनीक के दायरे से बाहर लाते हैं, डीएलटी को आगे समझते हैं। अब समझते हैं कि विधेयक के प्रावधान क्या है। विधेयक के प्रावधान क्या है? विधेयक का प्रावधान क्या है? जो 2021 में क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी रेगुलेशन 2021 पेश किया गया है, जो विधेयक 2021 का विधेयक पेश किया गया है, उस विधेयक के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है, हम लोग उनके प्रावधानों की चर्चा कर लें। यह विधेयक कहता है, यह विधेयक कहता है कि किसी भी रूप में माइनिंग, अभी लिख लेते हैं फिर समझाते हैं आपको, किसी भी रूप में माइनिंग, इशूइंग, बाइंग, होल्डिंग,
सेलिंग और डीलिंग इन क्रिप्टो करेंसी इज प्रोहिबिटेड, इज बीइंग प्रोहिबिटेड। तो इतनी चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्रिप्टो करेंसी का इन रूपों में कोई भी उपयोग, क्रिप्टो करेंसी का माइनिंग, इशूइंग, बाइंग, होल्डिंग, सेलिंग, डीलिंग पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई कि इन रूपों में क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग प्रतिबंधित होगा। अब माइनिंग का मतलब क्या होता है समझिए। माइनिंग का मतलब होता है क्रिप्टो करेंसी बनाना, क्रिप्टो करेंसी बनाना। क्रिएटिंग एनी क्रिप्टो करेंसी इज नोन एज माइनिंग। क्रिएटिंग एनी क्रिप्टो करेंसी इज नोन एज माइनिंग। तो क्रिप्टो करेंसी बनाना, क्रिप्टो करेंसी बनाना माइनिंग कहलाता है, माइनिंग कहलाता है। तो क्रिप्टो करेंसी को बनाना प्रतिबंधित होगा, नहीं बनाया जा सकता। इशुइंग, जारी करना, जारी करने से अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसी जारी करता है, आपने बनाया, आप जारी कर रहे हैं, इस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। बाइंग, क्रिप्टो करेंसी को खरीदना, खरीदने पर प्रतिबंध होगा। होल्डिंग, क्रिप्टो करेंसी को रखना, रखने पर प्रतिबंध होगा। सेलिंग, क्रिप्टो करेंसी को बेचना, बेचने पर प्रतिबंध होगा। और डीलिंग, क्रिप्टो करेंसी का किसी भी तरीके से व्यवहार करना, डील करना, व्यवहार करना एक दूसरे के साथ, यह प्रतिबंधित होगा। बिल इंग्लिश में है, हिंदी वर्जन नहीं है, क्योंकि संसद का सारा कामकाज इंग्लिश में होता है। ये आप जानते हैं 1960 के डिकेड में एक्ट बना करके ये प्रावधान कर दिया गया है कि संसद का कामकाज इंग्लिश में होगा। हालांकि हमारी राजभाषा हिंदी है, वो संविधान में है, व्यवहार में नहीं है। तो संसद का सारा कामकाज इंग्लिश में होता है, इसलिए जितने भी विधेयक पेश किए जाते हैं वो इंग्लिश में पेश किए जाते हैं, कानून इंग्लिश में बनते हैं, बाद में उनका हिंदी अनुवाद कराया जाता है। बहुत सारे कानून ऐसे बने हैं इस देश में, बहुत सारे विधेयक ऐसे पेश किए गए हैं, पारित किए गए हैं, जिनका आज तक हिंदी अनुवाद उपलब्ध नहीं है, हिंदी अनुवाद कराया ही नहीं गया। जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का कानून है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का कानून है, उसका भी आज तक हिंदी अनुवाद संसद ने नहीं उपलब्ध कराया। वो अंग्रेजी में ही बना, अंग्रेजी में ही पारित हुआ, उसी में उपलब्ध है। तो कोई बात नहीं, वो एक अलग विषय है ऑफिशियल लैंग्वेज का। हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं। तो ये हिंदी के शब्द हमारे अपने हैं, वो लोग पता नहीं क्या शब्द लिखेंगे जब अनुवाद करेंगे। तो बिल की जो कॉपी है वो इंग्लिश में ही है, मूल कॉपी। तो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग यानी क्रिप्टो करेंसी को बनाना, क्रिप्टो करेंसी को जारी करना, क्रिप्टो करेंसी को खरीदना, क्रिप्टो करेंसी को रखना, क्रिप्टो करेंसी को बेचना और क्रिप्टो करेंसी के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार करना, किसी भी तरीके की क्रिप्टो करेंसी की डीलिंग करना, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसे बैन कर दिया गया है। यह भी लिखा गया है, यह भी लिखा गया है कि जो क्रिप्टो करेंसी है, जो क्रिप्टो करेंसी है, यही लिख देते हैं, क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं होगा, क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं होगा। अभी हम लोगों ने बताया लीगल टेंडर का मतलब होता है कानूनी रूप से मान्य कोई भी चीज, कानूनी रूप से मान्य कोई भी चीज जो उपयोग करने वाले लोगों के लिए कानूनी बाध्यता रखती है, वो लीगल टेंडर कहलाती है। जैसे नेशनल करेंसी इज गुड एग्जाम्पल ऑफ लीगल टेंडर। तो मुद्रा इसका अच्छा एग्जाम्पल है। तो क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं होगी, अर्थात इस देश में क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी, कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी। तो कानूनी मान्यता क्रिप्टो करेंसी को नहीं मिलेगी। यह भी कहा गया, प्रावधान में यह भी कहा गया कि अगर उपर्युक्त प्रावधान का उल्लंघन होगा, अगर उपर्युक्त प्रावधान का उल्लंघन होगा तो यह एक अपराध होगा। इसका मतलब है अगर कोई क्रिप्टो करेंसी का यूज करेगा, बनाएगा, बेचेगा, खरीदेगा, रखेगा, कुछ भी करेगा, अगर कोई क्रिप्टो करेंसी का यूज करेगा तो यह एक अपराध होगा।
और ऐसा अपराध या तो जुर्माने से दंडनीय होगा या अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास होगा, 10 साल की सजा होगी, 10 साल की सजा होगी जो यूज करेगा क्रिप्टो करेंसी, या जुर्माना और 10 साल की सजा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। तो जो क्रिप्टो करेंसी यूज करेगा, रखेगा, प्रयोग करेगा, इसे एक अपराध माना जाएगा। इस अपराध के लिए उस पर जुर्माना लगाया जाएगा या 10 साल की सजा दी जाएगी या दोनों दंड दिए जाएंगे। तो क्रिप्टो करेंसी को एक अपराध घोषित कर दिया गया और दंड के लिए प्रावधान कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि जिसके पास है वो क्या करे? जिसके पास है वो क्या करे? तो जिसके पास कानून बनते समय जिसके पास क्रिप्टो करेंसी होगी, उसको 90 दिन का समय दिया जाएगा। रूल नोटिफाई किए जाएंगे, क्योंकि कानून तब तक लागू नहीं होते जब तक कि रूल्स न बन जाए, क्योंकि रूल्स ही यह बताते हैं कि कानून कैसे लागू होगा। कानून तो बताते हैं क्या लागू होगा, क्या होगा, रूल्स बताते हैं कैसे होगा। तो जो रूल्स नोटिफाई किए जाएंगे, उन रूल्स में 90 दिन का समय दिया जाएगा और जिनके पास क्रिप्टो करेंसी है उन्हें 90 दिन के भीतर उस क्रिप्टो करेंसी को डिस्पोज ऑफ करना होगा, उस क्रिप्टो करेंसी का निपटान करना होगा। कानून लागू होने के 90 दिन के बाद, कानून लागू होने के 90 दिन के बाद कोई भी क्रिप्टो करेंसी किसी के पास होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और कानून लागू होने के तुरंत बाद नई क्रिप्टो करेंसी ना तो परचेज की जाएगी, ना तो नई क्रिप्टो करेंसी क्रिएट की जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। जिनके पास पहले से पड़ी हुई है केवल उसे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, केवल उसे निपटाया जाएगा, उसे समाप्त किया जाएगा। कोई भी नई डीलिंग भी नहीं की जाएगी। तो वो कानून लागू होने के तुरंत बाद केवल डिस्पोज ऑफ करने के लिए 90 दिन का समय दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये बात विधेयक स्पष्ट रूप से घोषणा करता है। लेकिन विधेयक एक चीज को मान्यता देता है, विधेयक एक चीज को मान्यता देता है, रिकॉग्नाइज करता है। किस चीज को रिकॉग्नाइज करता है? विधेयक कहता है कि जो क्रिप्टो करेंसी की तकनीक है, जो क्रिप्टो करेंसी की तकनीक है, उस तकनीक को मान्यता दी जाएगी, वह तकनीक देश में मान्य रहेगी। तो जो सीसी फॉर क्रिप्टो करेंसी शॉर्ट में मैंने लिख दिया, तो जो सीसी की तकनीक है, क्रिप्टो करेंसी की तकनीक है, केवल वो मान्य रहेगी। क्रिप्टो करेंसी की तकनीक को क्या कहते हैं? डीएलटी कहते हैं। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्निक। अभी इसकी अच्छाई बुराई समझते हैं क्रिप्टो करेंसी की, अभी तो केवल कॉन्सेप्ट ही समझ रहे हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट ही समझ रहे हैं। तो अब इंग्लिश में है ये टर्मिनोलॉजी, तो इंग्लिश में ही उपयोग में लाई जाती है, तो हम लोग उसी में उपयोग में करेंगे, इसका हिंदी नहीं होगा कुछ विशेष। तो बिल में ये कहा गया, विधेयक में ये कहा गया कि क्रिप्टो करेंसी बैंड है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की जो टेक्निक होगी, जिसे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्निक कहते हैं, डीएलटी कहते हैं, डीएलटी मान्य होगी, डीएलटी प्रचलन में रहेगी, डीएलटी लागू रहेगी। अब डीएलटी कैसे मान्य होगी, डीएलटी कैसे प्रचलन में रहेगी, इस सब के लिए सब रूल्स बना करके तय किए जाएंगे, व्यवस्था तय की जाएगी, रूल्स में सारी बातें लिखी होंगी। लेकिन मुख्यतः एक्सपेरिमेंट के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, टीचिंग के पर्पस के लिए, ट्रेनिंग के पर्पस के लिए, तो एक्सपेरिमेंट के लिए, प्रयोगों के लिए, रिसर्च के लिए, शोधों के लिए, ट्रेनिंग के लिए, इन सब उद्देश्यों के लिए, इन सब उद्देश्य के लिए डीएलटी को मान्य माना जाएगा, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के लिए नहीं। तो अब कैसे इसका यूज होगा, किन किन क्षेत्रों में क्या यूज होगा, यूज को समझेंगे। और उस यूज को समझने से पहले समझते हैं कि यह तकनीक है क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्निक है क्या, कैसे काम करती है। तो सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं डीएलटी को, कि डीएलटी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड
लेजर तकनीक क्या होती है? तकनीक है, ये एक सीधी सी बात है, टेक्नोलॉजी है, तकनीक है। कैसी तकनीक है? कैसी तकनीक है? ये ऐसी तकनीक है जो डेटा को, किसी भी आंकड़े को सिक्योर्ड मैनर में स्टोर करती है, सुरक्षित तरीके से, सुरक्षित तरीके से सूचना को, डेटा को स्टोर करने वाली, स्टोर करने वाली तकनीक है। सुरक्षित तरीके से एल्गोरिथम का सहारा लेती है, जिस तरीके से लैंग्वेज सॉफ्टवेयर के जरिए काम होते हैं, तो सुरक्षित तरीके से सूचना को स्टोर करने वाली तकनीक है विभिन्न चैनल के द्वारा, विभिन्न माध्यमों या कंप्यूटर कह लीजिए या सिस्टम कह लीजिए के बीच, विभिन्न सिस्टम के बीच, विभिन्न कंप्यूटर के बीच, विभिन्न माध्यमों के बीच सुरक्षित तरीके से डेटा को स्टोर करती है। जब हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं कहीं भी, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, दूसरे से तीसरे सिस्टम में, हमने एक साथ 100 कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर किया, तो इस डेटा के हैक होने की गुंजाइश रहती है, हैकिंग की गुंजाइश रहती है। लेकिन डीएलटी तकनीक हैकिंग से अपेक्षाकृत बचाव का तरीका है। हालांकि कुछ भी सेफ नहीं है, साइबर स्पेस में कुछ भी सेफ नहीं है, कुछ भी सेफ नहीं है, कहीं कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से एल्गोरिथम का यूज करते हुए इस तकनीक के माध्यम से डेटा स्टोर और शेयर किए जाते हैं, यह कहा जाता है कि यह सेफेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये विश्वसनीय, सेफेस्ट और ट्रस्टवर्दी, विश्वसनीय एवं सुरक्षित तकनीक है, विश्वसनीय एवं सुरक्षित तकनीक है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच, एक संगठन से दूसरे संगठन के बीच लेन देन को सक्षम बनाती है। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच, एक संगठन से दूसरे संगठन के बीच, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच, ये सेफेस्ट और सिक्योर्ड और ट्रस्टवर्दी टेक्निक मानी जाती है। सेफेस्ट, सिक्योर्ड और ट्रस्टवर्दी टेक्निक मानी जाती है। क्यों है ऐसा? क्यों कहते हैं ऐसा? ऐसा इसलिए कहते हैं, ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। खतरा कहां बढ़ जाता है? जब लेन देन में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है। यहाँ कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। अब इसको समझिए आप, थर्ड पार्टी कैसे इन्वॉल्व होती है। जैसे आपने बैंक से ट्रांजैक्शन किया, तो जब आपने बैंक से ट्रांजैक्शन किया तो वो क्लियरिंग हाउस में गया और क्लियरिंग हाउस से क्लियर होकर के और तुरंत उसके खाते में ट्रांसफर हो गया। तो जो डिजिटल ट्रांसफर करते हैं वो ऑटोमेटिक सब कुछ जुड़ा होता है और उस सॉफ्टवेयर के जरिए वो ट्रांसफर कर देता है। आप चेक लगाते हैं, चेक लगाते हैं तो वो चेक क्लियरिंग हाउस में जाता है, मैनुअल है तो समय लेता है, आपको पता चलता है। लेकिन जब आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो सब कुछ टेक्निक बेस्ड है, ऑटोमेटेड टेक्निक है, इसलिए सेकंड्स में सारी घटनाएं हो जाती हैं, आपको पता नहीं चल पाता। लेकिन जब भी आप कोई पेमेंट करते हैं, जब भी आप कोई डिजिटल पेमेंट करते हैं या कोई भी लेन देन करते हैं, तो उसमें एक थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट रहता है। जैसे थर्ड पार्टी का मतलब हो गया बैंक हो गया, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, या क्लियरिंग हाउस हो गया, या क्लियरिंग हाउस हो गया इत्यादि। जब आप कोई भी लेन देन करते हैं, जब आप कोई भी लेन देन करते हैं, चेक से किया पैसा आपने, ड्राफ्ट से किया पैसा आपने, डिजिटल ट्रांसफर किया आपने पैसा, तो इस पैसे के ट्रांसफर में एक थर्ड पार्टी होती है। हम आपको पैसा दे रहे हैं, हम आपके पास पैसा भेज रहे हैं,
लेकिन हमारे और आपके बीच में कौन है? बैंक। हमारे और आपके बीच में कौन है? बैंक। उस बैंक के माध्यम से पैसा जा रहा है, तो बैंक क्या हो गया? थर्ड पार्टी हो गया। हमने चेक के माध्यम से आपको पैसा दिया, आपने चेक लगाया, तो तुरंत तो आता नहीं कि इधर आपने चेक लगाया तुरंत पैसा आ गया। चेक लगाने आप कहाँ जाएंगे? बैंक में जाएंगे। बैंक क्लियरिंग हाउस से क्लियर करेगा, तो बैंक भी थर्ड पार्टी हो गया, क्लियरिंग हाउस भी हो गया। तो किसी भी लेन देन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होता है। केवल थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होता जब आप एक दूसरे को कैश दे देते हैं, लो भाई कैश लो जाओ। तो आपने कमरा बंद किया, आपने पैसा लिया, पैसा निकाला अपनी जेब से दूसरे को दे दिया, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, केवल ऊपर वाला देख रहा है बस, वो तो सबको देखता है। तो उसी तरीके से ये जो डीएलटी है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्निक है, जब ये लेन देन करती है तो हमने देखिए यहाँ लिखा पीयर टू पीयर, व्यक्ति से व्यक्ति, संगठन से संगठन, सिस्टम से सिस्टम, कंप्यूटर से कंप्यूटर, सीधे लेन देन करती है, सीधे लेन देन करती है। कोई इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशन नहीं होता, बीच का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, कोई तीसरा पक्ष इन्वॉल्व नहीं होता। रियल टाइम, इस टाइम स्टैम्प्ड ट्रांजैक्शन हो जाता है, टाइम स्टैम्प्ड ट्रांजैक्शन हो जाता है। और ये ट्रांजैक्शन ये लेन देन कंसेंसस बेस्ड होता है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को सहमति दी, ट्रांजैक्शन हो गया। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को सहमति दी, ट्रांजैक्शन हो गया। तो डेटा तब रिकॉर्ड होता है, ट्रांजैक्शन तब होता है जब परस्पर सहमति की व्यवस्था होती है। तो सहमति पर आधारित, इसीलिए विश्वास पर कहते हैं, विश्वसनीय है, सुरक्षित है, और किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये सेफेस्ट टेक्नोलॉजी मानी जाती है। ये बाकी सब कुछ तकनीकी है, टेक्निकल है। सामान्य शब्दों में मैंने आपको सामान्य समझ के लिए मैंने आपको डिजिटल लेजर टेक्निक समझाने की, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्निक समझाने की कोशिश की है। यह पैसे के लेन देन का तरीका है, विश्वसनीय है, सुरक्षित है, और सूचना को स्टोर करता है, डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से स्टोर करता है। डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से इसलिए स्टोर करता है, ट्रांसफर करता है, क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होता, कोई थर्ड पार्टी नहीं होता, सीधे पीयर टू पीयर, व्यक्ति से व्यक्ति, संस्था से संस्था, संगठन से संगठन, कंप्यूटर से कंप्यूटर, सीधे डेटा ट्रांसफर होता है, रियल टाइम ट्रांसफर हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है, लोकली डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से रिकॉर्ड हो जाता है, लोगों की सहमति से ट्रांसफर हो जाता है, और इस प्रकार सुरक्षित तकनीक मानी जाती है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्निक है। इस तरीके से ये टेक्निक वर्क करती है। इसी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्निक का एक एग्जाम्पल है ब्लॉकचेन। एग्जाम्पल है, ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्निक नहीं है। ये आप लोग नाम सुना होगा अक्सर आपने, कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो ब्लॉकचेन पर बेस्ड है। जो क्रिप्टो करेंसी है वो ब्लॉकचेन पर बेस्ड है। तो ब्लॉकचेन डीएलटी का एक एग्जाम्पल है। ये डीएलटी का एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे ही डीएलटी अलग अलग रूपों में अप्लाई की जा सकती है, लागू की जा सकती है। वो डिस्कशन बहुत टेक्निकल हो जाएगा, टेक्निकल क्षेत्र में चला जाएगा, वहां नहीं जाएंगे। हम आते हैं एप्लीकेशन पार्ट पर। एप्लीकेशन पार्ट पर इसको ब्लॉकचेन इसलिए कहते हैं, इसको ब्लॉकचेन इसलिए कहते हैं क्योंकि डेटा यहाँ ब्लॉक फॉर्म में ट्रांसफर होता है। ब्लॉक फॉर्म में ट्रांसफर होगा, एक सिस्टम से चला, ब्लॉक के रूप में ब्लॉक के रूप में चला, और जितने भी नोड हैं, नोड का मतलब होता है जितने भी लोग शामिल होते हैं इसमें, सारे नोड से परमिशन ली जाती है, नेटवर्क से परमिशन लेकर के जितने भी नोड हैं, जितने भी सेंटर, जितने भी सिस्टम हैं, कंप्यूटर जितने भी लगे हैं, जितने भी सिस्टम हैं, सब वैलिडेट करेंगे, सब इसको वैधता देंगे, और वैधता देंगे तो फिर ये रिसीव हो जाएगा, जो रिसीवर के पास है। बीच में रिसीव होने के बाद ये ब्लॉक के रूप में ऐड हो जाएगा, ब्लॉक के रूप में ऐड हो जाएगा। ब्लॉक का मतलब है इनक्रिप्टेड, इनक्रिप्टेड ब्लॉक्स।
तो चूंकि ये ब्लॉक के रूप में यहाँ पर ट्रांजैक्शन रन करता है, ट्रांजैक्शन चलता है, इसलिए इसको ब्लॉकचेन कहते हैं, ब्लॉक की श्रृंखला। तो डीएलटी का ही एक एप्लीकेशन है ये डीएलटी का ही एक एप्लीकेशन है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्निक का ही एक एप्लीकेशन है, जिसको ब्लॉकचेन कहते हैं। जो बिटकॉइन है वो ब्लॉकचेन पर रन करता है, बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर रन करता है। तो ये डीएलटी की तकनीक है। अब क्या यूज है इसका, प्रयोग क्या है, क्यों डीएलटी का क्यों कहा है उस कमेटी ने, और बिल में क्यों इसको मान्यता दी गई है। कमेटी ने कहा इसको मान्यता दी जानी चाहिए, बिल ने कहा बिल्कुल मान्यता दिया जाएगा। पेमेंट में, किसी भी पेमेंट करने में ये फास्टर और चीपर टेक्निक होगी और रिस्क को रिड्यूस करेगी, रिस्क को रिड्यूस करेगी। तो रिस्क में कमी लाएगी, पेमेंट में फास्ट पेमेंट करेगी, इसलिए पेमेंट में इसका उपयोग किया जा सकता है। आइडेंटिफिकेशन में किया जा सकता है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है जो ग्राहक है, ग्राहक को पहचाना जा सकता है, जिसको आप केवाईसी कहते हैं, नो योर कस्टमर, नो योर कंज्यूमर। तो आइडेंटिफिकेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हमने किसी की डुप्लीकेट आइडेंटिटी बनाई, जैसे मान लीजिए लोग आधार का डेटा चोरी कर लेते हैं, वोटर आईडी कार्ड का डेटा चोरी कर लेते हैं, और वोटर आईडी कार्ड और आधार का डेटा चोरी करके डुप्लीकेट आइडेंटिटी बना लेते हैं, और उस डुप्लीकेट आइडेंटिटी के नाम पर लाभ लेना चाहते हैं बैंक अकाउंट से या फिर किसी भी चीज से। तो अगर उस डुप्लीकेट आइडेंटिटी के माध्यम से कोई लाभ लेना चाहता है, तो डीएलटी इस आइडेंटिटी को तुरंत चेक कर लेगा, चेक कर लेगा। तो किसी भी प्रकार के डुप्लीकेशन रोकने में काम आएगा ये, किसी भी प्रकार के डुप्लीकेशन को रोकेगा। ये सेफेस्ट टेक्निक है। इसलिए इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस में हमने देखा, बीमा में, कि बहुत सारे लोग फ्रॉड करते हैं। जो आयुष्मान स्कीम चलती है भारत सरकार की, उस आयुष्मान स्कीम के अंतर्गत आपको पता होगा कि 750 से ज्यादा नर्सिंग होमों के या हॉस्पिटल के लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं, क्योंकि 5 लाख रुपए मिलता है तो लोगों ने षड्यंत्र करना शुरू किया, फर्जी तरीके से बीमार दिखा के कुछ पैसा तुम रखो, कुछ पैसा हम रखते हैं, गेम शुरू हो गया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने, प्रधानमंत्री ने पहले ही सोच रखा था कि ये तो होगा ही इस देश में, क्योंकि माहिर हैं इस देश के लोग ऐसा सोचने और करने में। किया भी लोगों ने। नतीजा ये हुआ कि आयुष्मान भारत की लिए जो स्कीम चल रही है वो सेंट्रली मॉनिटर्ड हो रही है, सेंट्रली मॉनिटर्ड हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, ये सब वहीं से मॉनिटर कर रहे हैं, और जितने भी फ्रॉड मामले इस तरीके के दर्ज होते हैं, इमीडिएटली आइडेंटिफाई हो जाते हैं, आइडेंटिफाई हो रहे हैं, एक्शन हो रहे हैं, नर्सिंग होम के शटर बंद हो रहे हैं, लोग जेल जा रहे हैं, डॉक्टर और नर्सिंग होम के संचालक जेल जा रहे हैं। 750 से ज़्यादा अब और हो गए होंगे, कुछ महीने पहले का मेरा डेटा है। तो 750 से ज़्यादा नर्सिंग होमों के खिलाफ कार्यवाही इस स्कीम के अंतर्गत की जा चुकी है। कैसी स्कीम है? इंश्योरेंस जैसी स्कीम है। तो इंश्योरेंस में किसी भी तरीके के फ्रॉड को रोकना, क्लेम को रोकना, क्लेम करने में लोग आइडेंटिटी को, हमने फर्जी आइडेंटिटी बनाई, डुप्लीकेट आइडेंटिटी बनाई और क्लेम लेने की हमने कोशिश की। तो इस तरीके से जो फ्रॉड है, क्लेम में फ्रॉड है, इन सारी बातों को रोका जा सकता है, सही व्यक्ति तक क्लेम पहुंचाया जा सकता है। इस देश में सबसे ज्यादा घपला जमीन में है, लैंड में है। लेखपाल आपके खसरा खतौनी पर इंक गिरा देता है, पैसा लेगा, इंक गिरा देगा, अब आप ढूंढते रहिए कि चौहद्दी कहाँ है, सीमा कहाँ है। दबंग है, कर लीजिए कब्जा, लेखपाल ने मौका दे दिया पैसा लेकर के आपसे। अब जिसकी जमीन कब्जा की वो बेचारा कोर्ट के चक्कर लगाता रहेगा। 40-50 साल बाद, 40-50 साल बाद कोर्ट फैसला देगी, कोई साक्ष्य नहीं पाया गया, इसलिए आपके पक्ष में फैसला नहीं दिया जाता है। तो पीढ़ी भी बर्बाद होगी, समय भी बर्बाद होगा, और आपको न्याय भी नहीं मिलेगा आज की इस हमारे जुडिशियल सिस्टम में, और आप परेशान रहेंगे, आपकी पीढ़ी परेशान रहेगी। 40-50 साल से पहले भूल जाइए कि आपको न्याय मिलेगा। तो लैंड में हम अब, हालांकि अब सब डिजिटाइज हो रहा है, लैंड को भी डिजिटाइज किया जा रहा है, तो जिस भी तरीके, जितने भी फ्रॉड होते हैं अब तक लैंड मेंटेनेंस में, एरर जितने भी होते हैं, लैंड की रजिस्ट्री में,
बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं, आप जाके देखें तो भू माफिया हैं काम करने वाले। तो लैंड की सेल परचेज में, रजिस्ट्री में, इन तमाम चीज़ों में बड़े बड़े फ्रॉड हैं, एरर हैं। उन सारे फ्रॉड और एरर को दूर करने में ये डीएलटी सहायक होगा। साथ ही साथ जो ट्रेड आदि में, व्यापार आदि में जो भी हम ऑनलाइन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर कारोबार करना चाहते हैं, तो ये इसमें सपोर्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि सेफेस्ट टेक्नोलॉजी है, पीयर टू पीयर काम करेगी, थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, थर्ड पार्टी की कोई जरूरत नहीं है, पीयर टू पीयर काम करेगी। तो इस दृष्टिकोण से डीएलटी को यूज में लाया जा सकता है। तो डीएलटी को यूज किया जा सकता है, क्रिप्टो करेंसी को नहीं। अब इस टेक्निकल अध्ययन से थोड़ा और बाहर आते हैं। अब समझते हैं कि बैन क्यों, प्रतिबंध क्यों। प्रतिबंध का कारण जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा, निश्चित रूप से आएगा। क्रिप्टो करेंसी पर प्रश्न आना ही आना है, निश्चित रूप से आना है आगामी एग्जाम में। तो प्रतिबंध का कारण, किस कारण से कमेटी ने रिकमेंडेशन की है और किस कारण से कमेटी की रिकमेंडेशन को मानते हुए क्रिप्टो करेंसी को बैन किया गया है। बहुत सारे कारण इसके लिए उत्तरदायी हैं। हम यहाँ पर उन कारणों का उल्लेख करेंगे जिन कारणों को कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन में लिखा है। तो कमेटी की रिकमेंडेशन को आधार मानते हुए हम लोग यहाँ पर प्रतिबंधों के कारण की चर्चा कर रहे हैं कि क्यों क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठाया गया है, क्योंकि देश का एक वर्ग क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करने के पक्ष में नहीं है। इस देश में बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया है। मेरे भी कुछ सीए दोस्त हैं, उन्होंने भी कहा ले लो, मैंने कहा कि ये गलत बात है, जिस चीज़ को भारत सरकार ने मान्यता नहीं दी है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन फिलहाल सबकी अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं। तो बड़े पैमाने पर क्रिप्टो करेंसी का यूज़ भारत में हुआ है, हो रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे इस पर प्रतिबंध लगेगा। तो कारण क्या है, किन कारणों से इस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है? पहली बात, इसके मूल्यों में तेजी से फ्लक्चुएशन होता है, मूल्यों में अस्थिरता, फ्लक्चुएशन इन वैल्यूज। जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी का कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। किसी क्रिप्टो करेंसी की कीमत कितनी होगी, किसी क्रिप्टो करेंसी की कीमत कितनी बढ़ेगी, किसी क्रिप्टो करेंसी की कीमत कितनी घटेगी, कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई तंत्र ही नहीं है। जबकि बाजार में जब मुद्रा का मूल्य घटता है, बढ़ता है, तो इसका एक मैकेनिज्म है, मार्केट मैकेनिज्म है। इस मार्केट मैकेनिज्म से ये काम करती है, गवर्नमेंट रेगुलेशन में काम करती है। आप इस मैकेनिज्म को जानते हैं, समझते हैं, इस आधार पर आप मार्केट में निवेश करते हैं, तो आपको सब कुछ पता होता है। लेकिन यहाँ सब कुछ हवा हवाई है, यहाँ सब कुछ हवा हवाई है, सब कुछ कल्पना में है, सब कुछ आपके दिमाग की उपज है। किसी के पीछे कोई तथ्य नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। नो मैकेनिज्म, नो रेगुलेशन, कोई मैकेनिज्म नहीं है कि पैसे की कीमत, बिटकॉइन की कीमत, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, बिटकॉइन है, तो कोई मैकेनिज्म नहीं है कि बिटकॉइन की कीमत कैसे तय होगी, कोई मैकेनिज्म नहीं है कि बिटकॉइन की कीमत कैसे बढ़ेगी घटेगी, कोई मैकेनिज्म नहीं है कि बिटकॉइन का रेगुलेशन कैसे होगा। आप कुछ नहीं जानते, आप कुछ नहीं जानते। यह सब कुछ एक व्यक्ति की सोच पर है, एक व्यक्ति की सोच पर है। यह केवल और केवल जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, भारत का वित्त मंत्रालय, भारत का वित्त मंत्रालय का कहना है, भारत के वित्त मंत्रालय का वक्तव्य है कि यह आपकी सोच पर है, यह आपकी सोच और अनुमान पर निर्भर है। कितनी कीमत तय होगी, कीमत कितना घटेगी बढ़ेगी, यह आपकी सोच और अनुमान पर निर्भर है। आप क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग की है, आपने आपने क्रिप्टो करेंसी क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट किया है आपने, और इस क्रिप्टो करेंसी को
आप ही रेगुलेट कर रहे हैं, आप ही की सोच से, आप ही के अनुमान से इसका पूरा मैकेनिज्म तय होगा। इतना घटिया व्यवस्था है, इससे तो अराजकता फैल जाएगी, इससे तो अराजकता फैल जाएगी। अगर इसको हमने प्रमोट कर दिया तो इससे तो अराजकता आ जाएगी, जहां कोई रेगुलेशन ही नहीं, मनमाना है सब कुछ। इस कमेटी ने, जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है, इस इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी ने एक एग्जाम्पल दिया है। इसने बिटकॉइन का एग्जाम्पल दिया, इसने बिटकॉइन का एग्जाम्पल दिया और इसने कहा कि दिसंबर 2017 में, दिसंबर 2017 में एक बिटकॉइन की वैल्यू, एक बिटकॉइन की वैल्यू, तो कॉइन डिजिटल कॉइन होते हैं, तो एक बिटकॉइन की वैल्यू 20,000 अमेरिकन डॉलर थी। एक बिटकॉइन की वैल्यू 20,000 अमेरिकन डॉलर थी, जो नवंबर 2018 में घट करके 3,800 यूएसडी बची, अमेरिकन डॉलर बची, घट गई एक ही साल के भीतर, और 20,000 से घट के 3,800 अमेरिकन डॉलर हो गई। अब जिसने पैसा लगाया वो तो गया काम से, डूब गया, उसकी लुटिया तो डूब गई, क्योंकि उसका पैसा तो डूब गया सारा। क्योंकि एक कॉइन, ये 20,000 क्या है, 20,000 कीमत है पर कॉइन, पर कॉइन। एक कीमत की, एक कॉइन की कीमत 20,000 अमेरिकी डॉलर थी दिसंबर 2017 में। मैंने बहुत नए आंकड़े इसलिए नहीं लिए, क्योंकि मैंने आंकड़े नए करने के बजाय मैंने आंकड़ों के ऑथेंटिक सोर्स को रखना ज़्यादा उचित माना, क्योंकि बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के समर्थक हैं, तो इसलिए आंकड़ों को तर्कसंगत आधारों पर रखना ज़्यादा उचित है। तो कमेटी ने जो रिकमेंडेशन की है, जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है, जिसमें सेबी का चेयरमैन, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर, दो दो मंत्रालयों के सेक्रेटरी शामिल थे, मैंने उस डेटा को आधार मानकर आपके सामने एक्सप्लेन किया है कि उसने जो डेटा दिया, उसने कहा कि दिसंबर 2017 में एक कॉइन की कीमत 20,000 अमेरिकी डॉलर थी, जो नवंबर 2018 में गिर करके 3,800 अमेरिकी डॉलर रह गई। कैसे गिरी पता नहीं, 20,000 अमेरिकी डॉलर क्यों थी पता नहीं। कमेटी ने कहा हम इस बात को फाइंड करने में असफल रहे हैं कि इसकी कीमत 20,000 अमेरिकी डॉलर पर कॉइन क्यों थी। कमेटी ने यह भी कहा कि हम यह जानने में असफल रहे कि एक ही साल के भीतर इसकी कीमत 20,000 से घटकर 3,800 अमेरिकी डॉलर क्यों हुई। तो जब इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, यानी सरकारी एजेंसियां, जिनके पास सरकार के अधीन इतना बड़ा नेटवर्क है, खुफिया एजेंसियों का इतना बड़ा नेटवर्क है, जब वे नहीं पता लगा पा रही हैं कि कैसे इसकी कीमत 20,000 अमेरिकी डॉलर तय हुई, कैसे ये घट के 3,800 अमेरिकी डॉलर हो गया, तो आपकी क्या बिसात, हमारी क्या बिसात, हमको कहां से पता चलेगा ये कैसे हो रहा है, जब इनको नहीं पता। तो इनके पास तो सारे इंटेलिजेंस इनपुट भी होते हैं। तो कमेटी ने कहा कि ये बेहद घटिया फॉर्म ऑफ करेंसी है, ये बेहद घटिया फॉर्म ऑफ करेंसी है, अस्थिरता फैलाने वाली करेंसी है, इसको तो किसी भी दशा में परमिशन दी ही नहीं जा सकती, क्योंकि पता ही नहीं है कौन चला रहा है, आतंकी चला रहा है, डी कंपनी चला रही है, कौन चला रहा है कोई जानकारी ही नहीं है हमारे पास। क्योंकि जो रियल सोर्स है वो अपनी आइडेंटिटी को छिपा सकता है, आसानी से छिपा सकता है, जिसके नाम से चल रहा है नाम दूसरा होगा, पैसा कहीं दूसरी जगह से आ रहा है। उपभोक्ताओं के लिए, उपभोक्ता का जोखिम होगा। कमेटी ने कहा कि उपभोक्ताओं को जोखिम उठाना पड़ेगा। किस तरीके का जोखिम उठाना पड़ेगा, फ्रॉड का जोखिम, उपभोक्ताओं के साथ फ्रॉड हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, फिशिंग की जा सकती है। फिशिंग जानते हैं ना, जो मेलें आती हैं आपके पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाम से फर्जी मेल आ जाएगी आपके पास, आप डर जाएंगे, क्योंकि इनकम टैक्स से हर कोई डरता है। और आपने क्लिक किया, क्लिक किया तो आप क्लिक हो गए, समझ लीजिए गया आपका पैसा, गया आपका पैसा। तो ये मेल के जरिए फर्जी फ्रॉड किए जाते हैं। तो उपभोक्ताओं को क्रिप्टो करेंसी से जोड़ करके फ्रॉड और फिशिंग करना बहुत आसान होगा। जैसे एक स्कीम, जैसे एक उदाहरण दिया कमेटी ने,
कमेटी ने कहा कि पॉन्जी स्कीम चलाई जाती हैं, पॉन्जी स्कीम चलाई जाती हैं। फर्जी, फ्रॉड वाली स्कीम, फ्रॉड वाली स्कीम। आप 100 रुपए दीजिए, आपको पांच आपको आप 5,000 रुपए जमा कीजिए, आपका पैसा हम 50,000 बना के दे देंगे, 1,00,000 रुपए बना के दे देंगे 2 महीने में। कहां से दे दोगे भाई? न तो किसी कंपनी का इतना प्रॉफिट है, न शेयर मार्केट में इतना उछाल है, न बाजार का इतना मैकेनिज्म, इस तरीके का मैकेनिज्म कहां से दे दोगे? फर्जी करोगे, घोटाला करोगे, कहीं काले धन को सफेद बनाओगे, कहीं धन शोधन करोगे, हवाला का पैसा लगाओगे। बिना फ्रॉड के, बिना फ्रॉड के 500 रुपए की, 5,000 की कीमत 50,000 में कैसे बदल सकती है? बिना फ्रॉड के 10,000 की कीमत 1,00,000 में कैसे बदल सकती है? मार्केट मार्केट मैकेनिज्म यूज कीजिए, मार्केट मैकेनिज्म यूज कीजिए, समझ से परे है, समझ से परे है। स्वाभाविक सी बात है, ये सब फर्जी स्कीमें हैं, पॉन्जी स्कीमें हैं। और कमेटी ने कहा कि अप्रैल 2018 में ऐसे 2,000 पॉन्जी स्कीमों के बारे में पता चला है ऑनलाइन, जो क्रिप्टो करेंसी पर चल रही हैं। क्रिप्टो करेंसी पर आधारित, क्रिप्टो करेंसी पर आधारित 2,000 पॉन्जी स्कीम अप्रैल 2018 में पता चली है। मैं कमेटी की रिपोर्ट के डेटा केवल आपको दे रहा हूं, उसके बाद और भी ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो आप आसानी से फ्रॉड के शिकार होंगे, आपका पैसा डूबेगा। तो उपभोक्ताओं के लिए बड़ा रिस्क है। हो सकता है शुरुआती दौर में आपको छोटा मोटा बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि छोटा मोटा बेनिफिट मिलेगा तभी आप बड़ा पैसा लगाएंगे, छोटा मोटा बेनिफिट मिलेगा तभी आप बड़ा पैसा लगाएंगे। तो हो सकता है 2-3 बार के ट्रांजैक्शन में आपको बेनिफिट मिले, लेकिन जैसे ही आप बड़ा पैसा लगाएंगे, आपका पैसा डूब जाएगा। कहाँ जाएगा आपको पता ही नहीं, क्योंकि आपको यही नहीं जानकारी कि कौन यूज कर रहा है, कौन कंट्रोलर है, कौन रेगुलेटर है, और कहाँ शिकायत की जा सकती है, कहाँ से आपके लेन देन के बारे में कोई मिसहैपनिंग हो गई तो कहाँ से जानकारी मिलेगी, कुछ भी नहीं पता। तो ऐसी व्यवस्था को मान्य करने से क्या फायदा? तो इसलिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए। जो भुगतान है, जो भुगतान है वो इर्रिवर्सिबल है, इर्रिवर्सिबल है, यानी पुनः प्राप्ति के योग्य नहीं है, पुनः प्राप्ति के योग्य नहीं है। एक बार आपने ट्रांजैक्शन कर दिया, एक बार आपने लेन देन कर दिया, लेन देन में गड़बड़ हो गई तो उपचार नहीं है, कोई उपचार नहीं है, कोई रेमेडी नहीं है। ट्रांजैक्शन डन तो डन, पैसा डूबा तो डूबा। पैसा कहाँ, अब मान लीजिए आप पैसा लगा रहे हैं, भले ही आप क्रिप्टो करेंसी के जरिए पैसा लगा रहे हैं, तो आपने जिसको पैसा दिया, जिसने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग की, जिसने क्रिप्टो करेंसी को चलाया, जो क्रिप्टो करेंसी को डिसेंट्रलाइज तरीके से यूज कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर लेन देन में कुछ भी गड़बड़ हो गई तो उसका उपचार आपको दे, तभी तो बाकी क्रिप्टो करेंसी का कारोबार फैलेगा। लेकिन इसका तो ये पर्पज ही नहीं है ना, इसका पर्पज तो लूट करना है, केवल काले धन को सफेद बनाना है। और काला धन बहुत सारे लोग कमाते हैं, अच्छे अच्छे लोग कमाते हैं। देश का मंत्री कमाता है, देश का अधिकारी, आईएएस आईपीएस अधिकारियों के पास ब्लैक मनी का भंडार है, भंडार है। मैं नहीं कहता, वोहरा कमेटी की रिपोर्ट कहती है अपराधियों के पास ब्लैक मनी का भंडार है। और हर देशों में मंत्रियों, राजनेताओं, अपराधियों के पास ब्लैक मनी का भंडार है। क्या करेंगे? वो क्रिप्टो करेंसी में पैसा यूज करेंगे, लगाएंगे, या इस तरीके से उसको, काले धन को अगर मान्यता दे दी गई, क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दे दी गई, तो धन शोधन के काम आएगी। गंदे धन को अच्छा बनाएंगे, अशुद्ध धन को शुद्ध बनाएंगे, काले धन को सफेद बनाएंगे, इसी काम में क्रिप्टो करेंसी का यूज करेंगे। तो इस काम के लिए तो क्रिप्टो करेंसी का यूज नहीं किया जा सकता, इसलिए क्रिप्टो करेंसी मान्य नहीं हो सकती। तो क्रिप्टो करेंसी
धन शोधन का, धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग, यानी काले धन को सफेद बनाना, गंदे धन को शुद्ध बनाना, धन शोधन का साधन बनेगी, धन शोधन को बढ़ावा देगी। हवाला का जो कारोबार है और बढ़ाएगी, राउंड ट्रिपिंग है और बढ़ाएगी। तो इन सारे काले कारोबारों को और ज्यादा बढ़ावा देगी, तो धन शोधन को बढ़ावा देगी। अगली बात, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है, आपराधिक गतिविधियां हैं, अपराध को बढ़ावा देगी, अपराध में वृद्धि करेगी। क्यों? मैंने पहले ही कहा कि कौन रेगुलेट कर रहा है पता ही नहीं। आतंकी कर रहा है, संगठित आपराधिक नेटवर्क कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। इसीलिए एफएटीएफ ने इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल एजेंसी है धन शोधन पर लगाम लगाने वाली। और एफएटीएफ ने 2014 में अपनी सिफारिश दी थी, अपनी सुझाव दिया था कि इसको बैन कर दिया जाए, ब्लैंकेट बैन, इसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए, कड़ाई के साथ प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए, कठोरता के साथ प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि एफएटीएफ ने कहा कि एफएटीएफ ने कहा कि ये आतंक का वित्त पोषण करती है, आतंक का वित्त पोषण करती है, आतंक के वित्त पोषण का अच्छा साधन है, आतंक को आतंकियों को फंडिंग का, आतंकियों की फंडिंग का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा साधन बनकर उभरा है क्रिप्टो करेंसी, सबसे बढ़िया साधन बनकर उभरा है क्रिप्टो करेंसी। इसलिए इसको प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, एफएटीएफ ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो एजेंसी हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनके लिए इनको फाइंड आउट करना, ट्रैक करना बड़ा कठिन है, पहचान मुश्किल है, पहचान कठिन है। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, कानून की एजेंसी जितनी भी हैं, कानून व्यवस्था की एजेंसी जितनी भी हैं, वो उसको ट्रैक नहीं कर सकती, वो उसको पहचान नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सेफेस्ट टेक्नोलॉजी से चल रही है यह टेक्निक। दूसरी बात, डिसेंट्रलाइज्ड है, पता ही नहीं है कौन कैसे कहाँ कब चला रहा है। तो ऐसी दशा में इसकी पहचान करना, इसको ट्रैक करना बेहद कठिन होगा सुरक्षा एजेंसियों के लिए। इसलिए एफएटीएफ की रिकमेंडेशन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन है कि क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से कठोरता के साथ प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। और अंतिम बात, अंतिम कारण, छठी बात, पावर कंजम्पशन, विद्युत उपभोग अत्यधिक, अत्यधिक विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी बहुत यूज करता है। बड़ा ही सरप्राइजिंग फैक्ट है, अमेजिंग फैक्ट है ये जो आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य है जो मेरे भी संज्ञान में आया इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद। ये वाला पॉइंट है, बाकी तो मुझे जानकारी थी, लेकिन ये जो 6 पॉइंट बता रहा हूँ, ये बिल्कुल आपको भी सुनकर आश्चर्य होगा इस फैक्ट पर कि ये हाई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, हाई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। जो बिटकॉइन, जो इसका प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में ये अल्गोरिथम को यूज करता है, इंक्रिप्शन को यूज करता है, यूज करने के बाद ये इंक्रिप्ट करता है, इंक्रिप्ट करने के बाद ये मल्टीपल सोर्सेस को ट्रांसफर करता है। जब तक जितने भी मल्टीपल नोड्स हैं, नोड्स कहते हैं सोर्स को इस भाषा में, जितने भी मल्टीपल नोड्स हैं यानी सोर्स हैं, या जितने भी सेट लगे हैं, जितने भी कंप्यूटर हैं, जब तक सब वैलिडेट नहीं कर देंगे, जब तक सब वैलिडेट नहीं कर देंगे, तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। आगे बढ़ने के बाद रिसीवर रिसीव करेगा, फिर जा करके ये आगे ट्रांसफर होगा। तो एक लंबी चेन है,
डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्निक में। इस लंबी चेन में मल्टीपल स्टेजेस इस्तेमाल होते हैं, एक लंबी प्रक्रिया है और इस लंबी प्रक्रिया में बहुत सारे सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, गहरा एल्गोरिथम इन्वॉल्व होता है। इन सब के कारण इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बहुत तेजी से बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है, हाई इलेक्ट्रिक कंजम्पशन होता है। कैसे? कमेटी ने एक एग्जाम्पल दिया, कमेटी ने जो एग्जाम्पल दिया वो मैं आपको बता रहा हूं। जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी थी भारत की 2017 में जो बनाई गई, उसने एग्जाम्पल दिया कि एक बिटकॉइन के सिंगल ट्रांजैक्शन में, एक बिटकॉइन के सिंगल ट्रांजैक्शन में, एक लेनदेन में, एक बिटकॉइन के एक लेनदेन में जितनी बिजली इस्तेमाल होती है, जितनी बिजली इस्तेमाल होती है, उतनी बिजली से अमेरिका के 19 घरों में एक दिन का काम चल जाएगा। बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य था जब ये सामने आया। तो जब ये सामने आया, एक बिटकॉइन के लेनदेन में, इस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी, ये ऑन टेबल है, ये कमेटी की रिपोर्ट आप भी पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके, जो कमेटी की रिपोर्ट है। कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के अनुसार एक बिटकॉइन के ट्रांसफर में, एक बिटकॉइन के लेन देन में जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, उस इलेक्ट्रिसिटी से अमेरिका के 19 घरों में एक दिन की बिजली सप्लाई हो जाएगी। एक दिन की बिजली सप्लाई हो जाएगी, इतना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी। यानी बिजली का बिल आपका बहुत बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। जो फ्री बिजली का कॉन्सेप्ट है दिल्ली में, वो काम नहीं आएगा। बिजली का बिल आपका बहुत आएगा यहाँ पर, अगर आप इसको उपयोग करते हैं। तो ये तथ्य जो अध्ययन के दौरान, इस रिपोर्ट के दौरान ये सामने आए, ये वास्तव में आश्चर्यजनक तथ्य थे, लेकिन आश्चर्यजनक किंतु सत्य है ये। तो क्योंकि इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की रिपोर्ट है, तो इन कारणों से कमेटी ने कहा कि इसको कंप्लीट बैन कर देना चाहिए। अब एक सवाल ये हुआ कि भाई कुछ देशों में तो मान्यता है, कुछ देशों में तो मान्यता है, जैसे विश्व में इसका क्या रूप है? जैसे कनाडा है, स्विट्जरलैंड है, इन सब ने मान्यता दे रखी है। कमेटी के मेंबर ने तर्क रखा कि भाई इस पर भी विचार कर लिया जाए। जापान है, इन सब देशों ने तो मान्यता दे रखी है, इत्यादि। इन सब देशों ने तो मान्यता दे रखी है। तो फायदा क्या है इसका, लाभ क्या है? कमेटी ने ये पाया, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट नहीं है, कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट नहीं है जिसके लिए क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने के पक्ष में समर्थन दिया जाए। तो कमेटी ने कहा कि इन देशों ने मान्यता दे रखी है, उनकी अपनी पॉलिसी है। अब स्विट्जरलैंड में तो तमाम काला धन जमा होता है, अब उसके लिए क्या करेंगे? तो हम भी अपने बैंकों में काला धन जमा करना शुरू कर दें? ये तो कोई आधार नहीं होता ना कि अगर स्विट्जरलैंड में सारा काला धन ले जाके जमा करते हैं, तो चूंकि स्विट्जरलैंड में जमा होता है, इसलिए हम भी दूसरे देशों के लोगों को कहें कि अपनी अपनी ब्लैक मनी लाओ, हम भी अपने बैंक में जमा करना चाहते हैं आज से, क्योंकि स्विट्जरलैंड में होता है। ये कोई मानदंड नहीं है, ये कोई मापदंड नहीं है कि दूसरे देशों में काला धन बैंकों में जमा होता है, ये सरकारी मान्यता है तो हम भी जमा करेंगे। तो अगर इन देशों ने मान्यता दी है तो ठीक है, इन देशों की अपनी रणनीति है, इन देशों का अपनी सोच है, उन देशों ने मान्यता दी है। लेकिन कमेटी ने कहा कि नो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट, किसी भी चीज को मान्यता देने के पीछे ये जरूरी है कि ये देखा जाए कि उसका लाभ क्या मिलने वाला है, उसका फायदा क्या होने वाला है। तो कमेटी ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी का कोई बेनिफिट नहीं है। कमेटी ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी का कोई बेनिफिट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट नहीं है। नो एक्स्ट्रा बेनिफिट, नो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट। अगर जितनी भी डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी और इन सारी चीजों का प्रचलन हमारे देश में है, अगर इससे कुछ भी ज्यादा इस क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी का
एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट नजर आता तो हम इस पर मान्यता देने पर एक बार विचार करते कि इसको रेगुलेट करें और रेगुलेट करके मान्यता दें, जैसे इन देशों ने किया है कि मान्यता अंडर रेगुलेशन, इन्होंने रेगुलेशन के अधीन मान्यता दी है, बहुत सारा रेगुलेशन बनाया है और इस रेगुलेशन के अधीन मान्यता दे दी है। तो कमेटी ने कहा कि हमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिला अपने अध्ययन के दौरान जिसके दौरान हम ये कह सकें कि क्रिप्टो करेंसी रहने से देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा, निवेश आ जाएगा, बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो जाएगा। ऐसा कोई बड़ा चेंज आने वाला नहीं है, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट होने वाला नहीं है जो अन्य मुद्रा से नहीं किया जा सकता। हाँ, काले को सफेद बनाना है तो बहुत बड़ा बेनिफिट है, फर्जी इन्वेस्टमेंट मंगाना है बहुत बड़ा बेनिफिट है, राउंड ट्रिपिंग के जरिए फर्जी तरीके से विदेशों से निवेश मंगाना है तो बहुत बड़ा बेनिफिट है, लेकिन ये फर्जी तरीके हम अपने देश में मान्य होने नहीं देंगे। इसलिए लीगल तरीके से इसका कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए बैन कर दिया जाना चाहिए। कमेटी ने कहा कि चाइना का एग्जाम्पल लीजिए। चाइना इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में, साइबर क्षेत्र में सबसे ज्यादा आगे है। आज 5G टेक्निक डेवलप हुई तो चाइना में हुई, लेकिन टेक्निक में इतना आगे होने के बाद चाइना में क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध है। चाइना में, जबकि साइबर सिक्योरिटी में या साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर में या साइबर सेक्टर के डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट अगर कहीं है तो वो चाइना में है, चाइना में। लेकिन इसके बावजूद भी चाइना में इसे कंप्लीट बैन किया गया है, पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। भारत ने कहा कि हम भी इसी रास्ते पर चलेंगे, पड़ोसी के रास्ते पर चलेंगे, और भारत में भी इससे कंप्लीट बैन किया जाना चाहिए, पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तो अब अगर हम लोग इसके कंक्लूजन पर पहुंचे, अगर हम लोग इसके निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्या वास्तव में क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया जाए या इसे लागू रहने दिया जाए, तो कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इसका पूर्ण प्रतिबंध करना ही सर्वाधिक उचित तरीका होगा, क्योंकि कमेटी ने कहा कि इसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नज़र नहीं आता, इसका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट नज़र नहीं आता। तो ऐसी दशा में जब इसका कोई लाभ हमारी अर्थव्यवस्था और विकास के कार्यों में नहीं है, तो ऐसी दशा में इसे मान्यता दे करके अतिरिक्त बोझ बढ़ाने और भारत की सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न करने, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए संकट उत्पन्न करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं, तमाम निजी क्षेत्रों के लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी के बैन के विरोध में लिखा है कि सरकार गलत कर रही है, सरकार को रेगुलेशन के अधीन लागू करना चाहिए। लेकिन वहीं निजी क्षेत्र के कुछ लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने यह स्पष्ट घोषणा की है कि अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं इसे कंप्लीट बैन कर दूंगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी छद्म है, ये एक तरीके का छल है, ये एक तरीके का जाल है, ये एक तरीके का फ्रॉड है। क्योंकि कौन कंट्रोल करेगा, कैसे करेगा, पैसा कहाँ जाएगा, आतंकी यूज करेगा, अफीम के कारोबार में यूज होगा, ड्रग के कारोबार में यूज होगा, हथियारों की तस्करी में यूज होगा, मानव अंगों के दुर्व्यापार में यूज होगा, जाली नोटों के कारोबार में यूज होगा, वेश्यावृत्ति के कार्य में यूज होगा, किस फर्जी व्यवसाय में यूज होगा, कुछ पता ही नहीं है। पैसा कहाँ जा रहा है कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे क्षेत्र में पैसा लगाने और ऐसे क्षेत्र को मान्यता देने का कोई औचित्य ही नहीं होता। इसलिए देश के जो कुछ बड़े बुद्धिजीवी निवेशक हैं और बाजार के लोग हैं, उन्होंने यह सरकार के इस कदम का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सरकार ये अच्छा कदम उठा रही है कि वह इस प्रकार की व्यवस्था को बैन कर रही है, प्रतिबंधित कर रही है। लोकतंत्र का मतलब स्वतंत्रता होती है, लोकतंत्र का मतलब स्वच्छंदता नहीं होती। स्वतंत्रता का मतलब है कुछ अनुशासन के अधीन आजादी, स्वच्छंदता का मतलब है बिना अनुशासन के आजादी। तो बिना अनुशासन के आजादी का उपयोग करेंगे तो तांडव करेंगे आप, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। तो ऐसी आजादी नहीं दी जा सकती। आजादी ऐसी दी जानी चाहिए जो अनुशासित हो। तो लोकतांत्रिक मान्यताओं का प्रयोग अनुशासन में करना राष्ट्र के लिए उचित है, समाज के लिए उचित है और समाज के संरक्षण के लिए उचित है। इसलिए क्रिप्टो करेंसी पर बैन, क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध उचित है। तो ये क्रिप्टो करेंसी पर चर्चा थी आज के अध्ययन में। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में।
चैट भी एक बार मैं आप लोगों का देख लेता हूँ। तो आज की क्लास को फिर यहीं रोकते हैं। उम्मीद है ये डिस्कशन आपको समझ में आया होगा, चर्चा समझ में आई होगी। बड़े सरल तरीके से मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। फिर भी कहीं कोई डाउट होता है, कहीं कोई क्वेश्चन होता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। आपके प्रश्नों का, आपके संदेहों का स्वागत होगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, आज के लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ, समसामयिक मुद्दे के साथ विमर्श करने के लिए हम लोग इकट्ठा होंगे। ये करंट अफेयर्स की क्लास नहीं है, बल्कि ये समसामयिक मुद्दों पर एक विमर्श की क्लास है, जिसमें हमारा पर्पस आपको उन मुद्दों को समझाना होता है, उन मुद्दों के पहलुओं को समझाना होता है, विभिन्न आयामों को समझाना होता है, जिससे आप उन मुद्दों से संबंधित न केवल संकल्पनाओं को समझ सकें, बल्कि विभिन्न आयामों को समझ सकें, जिससे एक थॉट डेवलप हो सके, आपका अपना स्वयं का चिंतन विकसित हो सके उस संदर्भ में। तो इस पर्पस के लिए अ, हम लोग इस तरीके की लेक्चर सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज हम लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के टॉपिक को कवर किया है। अब नेक्स्ट वीक फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।